Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के बारे में। ये डॉक्ट्रिन वैसे तो बहुत सिंपल है समझना, लेकिन इसे समझने के लिए हमें 4 कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं ये कॉन्सेप्ट्स? पहली है आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है 7th शेड्यूल, तीसरा है आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है ये टर्म क्वाजी फेडरल। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आ गई तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या बोलती हैं ये चारों कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के बारे में। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं उसे प्लेस कर दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246 क्या बोलते हैं। 7th शेड्यूल बोलता है कि हम 3 अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, एक कहलाई जाएगी यूनियन लिस्ट, दूसरी होगी स्टेट लिस्ट, तीसरी होगी कॉन्करेंट लिस्ट। वहीं पे आर्टिकल 246 बोलता है कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स लिखे होंगे, जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड होंगे, उसके ऊपर लॉ बनाने की परमिशन होगी सेंटर के पास। वहीं पे स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स लिखे होंगे, जो सब्जेक्ट मैटर लिखे होंगे, उनके ऊपर लॉ बनाने की परमिशन होगी स्टेट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स लिखे जाएंगे जिसमें लॉ सेंटर या स्टेट कोई भी बना सकता है या फिर ये मिलके भी बना सकते हैं। तो 7th शेड्यूल 3 लिस्ट के बारे में बात करता है और 246 आर्टिकल्स पावर के सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं, लॉ मेकिंग के बारे में बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन सी बॉडी लॉ बना सकती है। आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। लेट्स मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, इंडिया को अक्सर क्वाजी फेडरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया पार्शियली फेडरल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे इस वर्ड फेडरल का मतलब। फेडरल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब इंडिया को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे और इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस टाइम पे इंडिया के पास एक चॉइस थी। क्या चॉइस? ये चॉइस कि चाहे तो ये पूरा सेंट्रलाइजेशन फॉर्म कर लें या चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर्स एक सेंट्रल बॉडी के पास रहना, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन एक सेंट्रल बॉडी अपने पास रखे हुए है, मतलब सारे के सारे डिसीजन मेकिंग सेंट्रल बॉडी कर रही है। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स बाइफिकेटेड होना, पावर्स का सेग्रीगेशन होना, पावर्स का डिवीजन होना। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके पास चॉइस थी कि चाहे तो ये पूरा का पूरा पावर सेंट्रल हैंड्स में दे दें, तो मतलब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि ये पावर्स का सेग्रीगेशन कर दें, बाइफिकेशन कर दें, कुछ पावर्स दे दें सेंट्रल को और कुछ पावर दे दें स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो कि वाकई में इंडिया ने चुना। यस, इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन चुना, जिसके चलते हुए यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल लेवल पे आजकल मोदी जी हैं और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, मतलब एमपी की बात करें, तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का राज चलता है। सो यहाँ पे पावर्स क्या है? सेग्रीगेटेड हैं। कुछ पावर्स मिली हुई हैं सेंट्रल हैंड्स को, कुछ पावर्स मिली हुई हैं स्टेट वालों को। अब यही पावर्स का सेग्रीगेशन ही तो फेडरलिज्म कहलाया जाता है। फेडरल वर्ड का मतलब होता है पावर्स बाइफिकेटेड होना, पावर्स का डिवीजन होना सेंट्रल और स्टेट के बीच में। मैम, देन इंडिया को क्वाजी फेडरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया ने तो पावर्स का डिवीजन किया ना, तो ये तो फेडरल कहलाई जानी चाहिए। देखिए, क्वाजी वर्ड का मतलब होता है पार्शियल, मतलब आधा अधूरा, पूरी तरह से फेडरल नहीं होना। इंडिया कभी भी पूरी तरह से फेडरल नहीं बन पाया। इंडिया ने चुना
क्वाजी फेडरलिज्म का पाथ, जिसके चलते हुए दो पावर सेग्रीगेटेड रहेंगी सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन अगर कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा सेंटर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान अगर लड़ गए तो उस टाइम पे मोदी जी को ज्यादा पावर्स दी जाएंगी। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी लड़ाई होती है, किसी भी मुद्दे पे आर्ग्यूमेंट होता है, तो सेंटर को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, स्टेट की बातों को उतना ज्यादा ऊपर नहीं रखा जाएगा, सेंटर की बात को ज्यादा ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस कारण की वजह से हम इंडिया को क्वाजी फेडरल बोलते हैं, मतलब ये पार्शली फेडरल है। यहाँ पे पावर्स का बाइफिकेशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो हम ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट किसको देंगे, हम किसकी बात सुनेंगे, हम सेंटर की बात सुनेंगे। आया इतना समझ में? चलिए अब लगे हाथ समझ लेते हैं हम हमारी चौथी कॉन्सेप्ट, जो कि है आर्टिकल 254। अब इस आर्टिकल के ना दो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला और दूसरा। पहला प्रोविजन क्या बोलता है वो मैं आपको यहां पे समझाने वाली हूं। आर्टिकल 254 का पहला प्रोविजन बोलता है कि अगर किसी दिन सेंटर और स्टेट के लॉज के बीच में लड़ाई हो जाती है तो बताइए कौन जीतेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किसी दिन ऐसा निकलता है कि सेंटर ने एक लॉ बनाया है, स्टेट ने एक लॉ बनाया है, लेकिन ये दोनों लॉज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं। ये अगर बोलता है इस डायरेक्शन में जाना है तो ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में जाना है, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी बातें बोल रहे हैं ये दोनों लॉज। तो ऐसे सिनेरियो में आप कौन से वाले लॉ को सुप्रीम मानेंगे, आप कौन से वाले लॉ को चलने देंगे और दूसरे को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वॉइड का मतलब होता है खत्म कर देना, खारिज कर देना। तो यहां मैंने क्या बोला, आर्टिकल 254 बोलता है कि कभी स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी लॉ को लेके, दोनों ने ऐसे लॉज बनाए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं, बिल्कुल अपोजिट बातें करते हैं, तो उस टाइम पे किसके लॉ को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। देखिए अभी हमने पढ़ा है क्वाजी फेडरल में कि इंडिया में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सेंटर को दी जाती है, राइट। तो ऐसी लड़ाई में भी, ऐसे लॉज की लड़ाई में भी कौन जीतेगा, सेंटर जीतेगा। तो सेंटर के लॉ को सुप्रीम रखते हुए हम स्टेट के लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 254(1) में। इतनी पिक्चर क्लियर हुई। चलिए अब लेके आते हैं कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, जिसका नाम है आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2। अब यहां पे मैं जो भी बोलने वाली हूं ना, हर एक शब्द पे फोकस कीजिएगा क्योंकि हर एक वर्ड का मतलब होगा, ठीक है। देखिए किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब हमारी जो थर्ड लिस्ट है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, उसके किसी सब्जेक्ट मैटर पे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉज बना दिए, मतलब दोनों ही इतने वेले थे कि कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक को उठाया और अपना अपना लॉ बना दिया, और पता लगा कि दोनों के लॉज क्या हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, आपस से मेल नहीं खा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं। और स्टेट ने एक चालू हरकत कर दी। क्या चालू हरकत? कि ये अपना लॉ लेके पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास। इसने प्रेसिडेंट सर को समझाया कि किस प्रकार से इसका लॉ सेंटर वाले से बेटर है, और तो और प्रेसिडेंट सर को इनकी बात सही भी लगी और उन्होंने स्टेट वाले लॉ को अपना असेंट दे दिया, मतलब अपनी परमिशन दे दी, अपनी तरफ से इजाजत दे दी आगे बढ़ाने की। तो ऐसे सिनेरियो में स्टेट द्वारा बनाया गया लॉ सुप्रीम माना जाएगा
और जो भी प्रोविजन सेंट्रल लॉ के इसके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या समझे? एक बार फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। इस बार क्या हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट के ही टॉपिक्स के बारे में यहां पे स्पेसिफिकली बात हो रही है। कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया, और ऐसा लॉ जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था, काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, और स्टेट ने उस लॉ के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट सर से ले ली अपनी असेंट। तो ऐसे सिनेरियो में उस स्टेट का लॉ विजयी माना जाएगा, सुप्रीम माना जाएगा, और जो भी प्रोविजन सेंट्रल लॉ के इनकंसिस्टेंट होंगे स्टेट लॉ से, कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली पूरा का पूरा लॉ थोड़ी ना इनकंसिस्टेंट होगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस होंगे ना जो मेल नहीं खाते होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, तो सेंट्रल वाले के वो जो प्रोविजंस होंगे ना उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनकी जगह स्टेट वाला जो प्रोविजन होगा उसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये था कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखने लायक हैं। क्या? पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ वो प्रोविजन वॉइड होंगे जो कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, वहीं पे दूसरी चीज जो है याद रखने लायक वो ये है, ये सारी चीजें लागू होगी सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में। ऐसा नहीं है कि एमपी ने प्रेसिडेंट की असेंट ली और यूपी अपने ऊपर उस चीज को लागू कर रहा है, नहीं। अगर एमपी ने परमिशन ली है, एमपी ने असेंट ली है, तो सिर्फ एमपी के सिनेरियो में ही सेंट्रल लॉ को सुप्रीम नहीं माना जाएगा, स्टेट का जो अपना लॉ होगा उसको सुप्रीम माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी थियरी पढ़ लेते हैं। इट सेज ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइंस रिपग्नेंसी एज इनकंसिस्टेंसी। इस शब्द रिपग्नेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन, अलग अलग बातें बोलना। ये इस दिशा में जा रहा है तो तुम इस दिशा में जा रहे हो, वो ये बात बोल रहा है तो तुम ये बात बोल रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न चीजों पे फोकस करना। The doctrine of repugnancy has been stated in Article 254 of the Indian Constitution. ये वाली डॉक्ट्रिन किस में स्टेट की गई है? आर्टिकल 254 में स्टेट की गई है। तभी मैंने आपको बोला था आर्टिकल 254 को जानना आपके लिए जरूरी है। Repugnancy arises when the provisions of two laws are so inconsistent that it is impossible to do one without disobeying the other. कहने का मतलब क्या हुआ कि दो लॉज आपस में इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं कि अगर आप एक को मानेंगे तो ऐसा माना जाएगा आप दूसरे को डिसओबे कर रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे को मानेंगे तो ऐसा माना जाएगा पहले को डिसओबे कर रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज आ जाए कभी लॉ में तो उसे रिपग्नेंसी बोला जाता है, उसे इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 254 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इट सेज according to article 254(1), if any provision of a state law is repugnant to a provision in a law made by parliament which the parliament is competent to enact, or with any existing law regarding any matter in the concurrent list, then the parliamentary law should prevail over the state law. जो हमने क्वाजी फेडरल की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी ना, वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है और कोई लॉ है जो कि स्टेट असेंबली ने बनाया है, और ये लॉ किससे बिलोंग करता है? या तो ये सेंट्रल लिस्ट से बिलोंग करता है या फिर ये थर्ड लिस्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट तो इन्हीं दोनों लिस्ट पे बना सकते हैं ना लॉज, वो थोड़ी ना स्टेट लिस्ट पे बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट को अलग रखिएगा, इन दोनों लिस्ट की अगर किसी भी टॉपिक पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और स्टेट ने भी लॉ बना दिया है और ये दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में पार्लियामेंट्री लॉ जो होगा ना वो प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट्री लॉ को ऊपर रखा जाएगा स्टेट लॉ के कंपैरिजन में। It will be of no importance whether the parliamentary law was enacted before or after the state law. ये मैटर नहीं करता कि स्टेट वाले पहले लॉ लेके आए थे या पार्लियामेंट वाले पहले लॉ लेके आए थे। To the extent of repugnancy, the state law will be void. जैसे कि मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि जितने प्रोविजन मेल नहीं खाते होंगे, जितने प्रोविजन इनकंसिस्टेंट होंगे, सिर्फ वही वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे, वही खारिज किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा लॉ उठा के तुम खारिज कर दोगे, नहीं, सिर्फ इनकंसिस्टेंसी वाले जो प्रोविजंस होंगे उन्हें वॉइड डिक्लेयर करोगे।
देन बात करते हैं ये आर्टिकल 254(2) के बारे में. They say the article states that if the state law has been enacted on a subject in the concurrent list and it contains provisions repugnant to the provisions of central law, then with respect to that particular matter, the state law will prevail in concerned state. But the law should have been reserved for the consideration of president and it should have received his assent. Concurrent list के मैटर पे अगर कोई लॉ बनाया है सेंटर ने प्लस स्टेट ने भी बनाया हुआ है, वो इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन उस लॉ को रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए और प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं, देन इन दैट सिनेरियो स्टेट वाला लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा. The result of this assent will be that the state law would continue to operate in that particular state and would overrule the application of central act in that state only. सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट वाला लॉ चलेगा, सेंट्रल लॉ नहीं चलेगा. मतलब वो प्रोविजन जो कि सेंट्रल लॉ के इनकंसिस्टेंट थे वो नहीं चलेंगे, स्टेट लॉ चलेगा. ठीक है. इट इज एसेंशियल दैट बोथ द लॉज डील विद द सब्जेक्ट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट. जो चीज दूसरी मैंने बोली थी आपको याद रखने वाली कि कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दे पे ही ऐसा होगा. वैसे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन कई बार हम स्किप कर देते हैं अपने दिमाग से. The state law was assented to would prevail only to the extent of its inconsistency with the central law. सिर्फ जितना इनकंसिस्टेंट होगा सिर्फ उतना ही ओवरराइड किया जाएगा, पूरा का पूरा नहीं किया जाएगा. तो यहाँ अगर मैं समअप करूँ पूरी कॉन्सेप्ट को तो आर्टिकल 254(1) क्या बोलता है कि सेंट्रल और स्टेट के लॉ में इनकंसिस्टेंसी पाई जाएगी तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा. वहीं पे आर्टिकल 254(2) बोलता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई मुद्दा है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बनाया हुआ है और दोनों इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं एक दूसरे के और स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है, देन इन दैट सिनेरियो उस पर्टिकुलर स्टेट में सेंट्रल लॉ नहीं प्रिवेल करके उस पर्टिकुलर स्टेट वाला लॉ ही प्रिवेल करेगा. और सेंट्रल लॉ के सिर्फ उतने ही प्रोविजंस को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे, पूरा का पूरा लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा. ठीक है. नाउ आई होप आपको ये डॉक्ट्रिन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है. कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और डॉक्ट्रिन्स की एक पूरी सीरीज बनी हुई है, जाके उसे चेक कर लीजिए. माइट भी कोई पर्टिकुलर वीडियो आपके काम का हो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.